2015 में पुलिस को जंगल में एक कंटेनर मिलता है। इस कंटेनर पर 5 ताले लगे हुए थे और पुलिस जब इन तालों को काट कर अंदर जाती है तो अंदर उनको बहुत खौफनाक सीन दिखाई देता है। इसलिए बगैर टाइम वेस्ट किए आओ मिलकर इस कंटेनर को खोलते हैं। 2015 में 29 साल का जॉनी कॉक्सी और उसकी 25 साल की बीवी मैगन कॉक्सी ये साउथ कैरोलिना में लो इनकम सेक्शन वाले एरिया में रह रहे होते हैं। इन दोनों को ना नशा करने की बहुत ज्यादा बुरी लत लगी हुई थी, मतलब इतनी बुरी कि ये सही तरह काम भी नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से इनको सड़कों पर भीख मांगनी पड़ती थी पैसों के लिए। इनकी इस ड्रग एडिक्शन की वजह से ये अच्छे माँ बाप भी नहीं बन पाते अपने इकलौते बच्चे के। इसी वजह से इनफैक्ट इस साल के दिसंबर में चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज होती हैं, वो इनसे इनका बच्चा छीन लेते हैं। वो कहते हैं तुम तो ख्याल ही नहीं रख सकते अपने बच्चे का। और सिर्फ ये चीज नहीं थी, बल्कि जैसे ही पुलिस इनसे इनका बच्चा छीनती है, दोनों मैगन और जॉनी को पुलिस पकड़कर जेल में डाल देती है। इन पर काफी सारे ऑफेंसेस लगे होते हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं इनकी ड्रग हैबिट से। तो मैगन और जॉनी अपनी जिंदगी के बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पर होते हैं जब वो जेल में होते हैं, लेकिन आगे इनकी थोड़ी यहाँ से बेहतरी होने वाली थी। जैसे ये दोनों जेल से बाहर आते हैं, मतलब कुछ दिनों के लिए जाते हैं जेल में, मैगन से ना एक बड़ा ही सक्सेसफुल रियल एस्टेट एजेंट कांटेक्ट करता है। इसका नाम होता है टॉड कोलहैप। इस बंदे से मैगन पहले मिली हुई होती है एक रेस्टोरेंट में जब वो एक वेट्रेस होती थी। तो टॉड इनसे बड़ा अनएक्सपेक्टेडली कांटेक्ट करता है। वो मैगन और जॉनी दोनों को एक जॉब ऑफर करता है जिसकी सैलरी बड़ी डिसेंट सी होती है। असल में टॉड ने ना रिसेंटली एक बड़ी सी 95 एकड़ जमीन ली थी, इसी एरिया में ही ली होती है, और उसको वहां पर बंदों की जरूरत थी जो वहां पर सफाई वगैरह करें, बिल्डिंग को मेंटेन वगैरह करें। असल में उसने इस जगह को ना थोड़ा और डेवलप करना था। तो वो स्पार्टनबर्ग में ना अलग अलग बंदों से कांटेक्ट कर रहा होता है कि क्या वो मेरा काम करने के लिए इंटरेस्टेड है। तो ये मैगन और उसके हस्बैंड से भी कांटेक्ट करता है कि क्या वो इंटरेस्टेड है। तो मैगन और जॉनी फौरन बोलते हैं हाँ बिल्कुल हम तो करेंगे ये काम, क्योंकि इन बेचारों को पैसों की तो जरूरत थी अब, और अच्छे पैसों वाली जॉब इतनी आसानी से तो मिलती नहीं थी। तो उस साल 19 दिसंबर को मैगन अपनी माँ को कॉल करके बताती है इस जॉब के बारे में कि ये किधर है, क्या क्या काम करना है, मतलब सारी डिटेल्स देती है। फिर जब ये और जॉनी उस प्रॉपर्टी पर जाते हैं, इनको अपने सामने एक बड़ी सी फेंस दिखाई देती है जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि इसके पार जंगल है बिल्कुल। और यही फॉरेस्ट वाली जगह होती है 95 एकड़ जो टॉड ने खरीदा, क्योंकि उसकी माँ को इन कपल की ड्रग हिस्ट्री का पता था। वो तो सबसे वर्स्ट केस ही सोचती है, कहती है शायद इन्होंने कोई ओवरडोज कर लिया होगा ड्रग्स पे। तो ये थोड़ा पैनिक हो जाती है, ये सीधा उनके घर जाती है, लेकिन वो घर पर ही नहीं होते। तो इसकी ना गट फीलिंग बता रही होती है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तो ये पुलिस को कॉल कर देती है। अब पुलिस यहाँ पर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है टॉड कोलहैप से, वही बंदा जिसकी ये 95 एकड़ प्रॉपर्टी थी, क्योंकि प्रेज्यूमेबली उनके गायब होने से पहले यही आखिरी बंदा था जिससे वो मिले थे। जब पुलिस टॉड से बात करती है, कहता देखो मेरा इतना इंटरेक्शन तो था नहीं उनके साथ, वो मेरी प्रॉपर्टी पर आए थे, उन्होंने ये 2 बिल्डिंगें साफ की थी, मैंने उनको पे किया था और वो चले गए थे। उसके बाद से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ उनसे, और अनफॉर्चुनेटली मुझे इसका भी कोई आइडिया नहीं कि अब वो कहाँ गए होंगे। इस पॉइंट पर पुलिस सोचती है बेस्ट यही है कि थोड़ा वेट कर लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। अब पुलिस ये बात मैगन और जॉनी की फैमिली को नहीं बताती। इनको ना थोड़ा सा शक था कि शायद इस चीज की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस कपल को ये जो पैसे मिले थे ना साफ सफाई वगैरह करने से, इन्होंने जाकर उससे ड्रग्स ली होंगी और कॉन्टिन्यूअस नशे किए होंगे, और कुछ दिनों तक ये हमें मिल जाएंगे या तो जिंदा या ओवरडोज की वजह से मरे हुए। लेकिन कुछ दिन गुजरते हैं, ये कपल सामने नहीं आता और किसी को कोई आइडिया नहीं था कि वो किधर है। उसके बाद कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं, फिर कुछ महीने गुजर जाते हैं, और फिर ये केस ना थोड़ा ठंडा पड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन ये केस ज्यादा अरसे के लिए ठंडा नहीं रहता। फिर 31 अगस्त 2016 को तकरीबन 8 महीने गुजर जाते हैं जब कॉक्सीज को मिसिंग रिपोर्ट किया गया था। इस स्पार्टनबर्ग शहर से 2 और बंदे गायब हो जाते हैं। वो होती है एक 30 साल की केला ब्राउन और उसका बॉयफ्रेंड चार्ली कार्वर जो 32 साल का होता है। इनको सिर्फ 1 महीना हुआ होता है डेट करते हुए, लेकिन ये काफी सीरियस होते हैं। चार्ली तो केला को अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस भी करवा देता है। चार्ली का बाप कहता है ये ऐसा स्टेप था जो काफी बड़ा था उसके लिए। अब कॉक्सीज की तरह केला और चार्ली को कोई ड्रग एडिक्शन नहीं थी, ना ये कोई फाइनेंशियल इश्यूज का मसला था इनको, बल्कि ये तो ठीक ठाक होते हैं। चार्ली ना फुल टाइम प्रिंटर ऑपरेटर होता है एक लोकल बिजनेस में, और केला जो थी ना वो ऑड जॉब्स किया करती थी इस टाउन के अंदर। इनकी फैमिलीज के मुताबिक ये कपल ना खुश होता है अपनी जिंदगी से। लेकिन 31 अगस्त की शाम से केला और चार्ली टेक्स्ट मैसेजेस और कॉल उठाना ही बंद कर देते हैं। चार्ली का बाप ना चार्ली से काफी करीब होता है, तो ये जो इनकी बिल्कुल खामोशी थी ना, इसका बाप नोट कर लेता है ये चीज। लेकिन वो सोचता है कि कोई बात नहीं, कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन जरूर होगी कि वो मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहा, मतलब वो कॉन्टेक्ट
ठाक होते हैं। चार्ली ना फुल टाइम प्रिंटर ऑपरेटर होता है एक लोकल बिजनेस में, और केला जो थी ना वो ऑड जॉब्स किया करती थी इस टाउन के अंदर। इनकी फैमिलीज के मुताबिक ये कपल ना खुश होता है अपनी जिंदगी से, लेकिन 31 अगस्त की शाम से केला और चार्ली टेक्स्ट मैसेजेस और कॉल उठाना ही बंद कर देते हैं। चार्ली का बाप ना चार्ली से काफी करीब होता है, तो ये जो इनकी बिल्कुल खामोशी थी ना, इसका बाप नोट कर लेता है ये चीज, लेकिन वो सोचता है कि कोई बात नहीं, कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन जरूर होगी कि वो मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहा, मतलब वो कॉन्टेक्ट कर ही लेगा 1-2 दिन में। लेकिन अगले कुछ दिनों तक चार्ली फिर भी ना मैसेज का कोई जवाब देता है, ना ही कॉल्स उठाता है, और सेम चीज केला के साथ थी, वो भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रही थी। फिर जब 48 घंटे गुजर जाते हैं इनकी तरफ से बिल्कुल खामोशी को, चार्ली का बाप गाड़ी में बैठता है और सीधा ड्राइव करके अपने बेटे के घर चला जाता है, ये देखने के लिए कि भाई वो ठीक है, लेकिन वो घर पर ही नहीं होता। फिर वो केला के घर जाता है, वो भी वहां पर नहीं होती। अब ये चीज तो उसको समझ नहीं आ रही थी, तो वो कॉल मिलाता है पुलिस को और उनको मिसिंग रिपोर्ट कर देता है। अब पुलिस के पास यहाँ पर कोई लीड्स नहीं होती, तो वो यहाँ पर ये काम करते हैं कि केला और चार्ली की लाइफ में जो जो भी बंदा होता है उन सब को वो इंटरव्यू करते हैं, दोस्त, फैमिली मेंबर्स, एम्प्लॉयर्स, कोवर्कर्स, सब। लेकिन किसी को भी आइडिया नहीं होता कि ये कपल किधर गया। इन्होंने किसी को नहीं बताया था कि शायद ये किसी ट्रिप पर जा रहे हैं या कोई प्लान है इनका। ऐसा था जैसे ये बिल्कुल गायब हो गए हैं। इनिशियली ये इन्वेस्टिगेशन कहीं भी नहीं जाती। फिर जब इनको मिसिंग रिपोर्ट किया गया था ना, उसके 2 महीने बाद पुलिस फाइनली सर्च वारंट हासिल कर लेती है। उसकी वजह से ना ये इनके सेलफोन रिकॉर्ड्स को देख सकते थे। लेकिन जब ये केला के सेलफोन रिकॉर्ड्स को देखते हैं, ये ना उससे केला की लास्ट नोन लोकेशन को ना ट्रायंगुलेट कर लेते हैं, और ये पॉसिबल होता है उसका जो फोन था ना, उससे ना पिंग्स निकल कर गई थी करीब के सेलफोन टावर्स पे, और उनको पता चलता है उसकी जो लास्ट नोन लोकेशन थी ना, उसके सेलफोन के मुताबिक वो उसी 95 एकड़ वाली जमीन के अंदर थी, वही सेम जगह जिधर कॉक्सीज थे गायब होने से पहले। तो यहाँ पर फौरन ही पुलिस सर्च वारंट निकलवाती है उसी 95 एकड़ प्रॉपर्टी को सर्च करने के लिए, और ये ना टीम भेज देते हैं उसी 95 एकड़ वाली जमीन पर। वो टीम इस प्रॉपर्टी की ना फेंस के बाहर खड़ी होती है और वो वेट करी होती है कि सर्च वारंट क्लियर हो तो हम अंदर जाएं। सेम टाइम पर पुलिस की एक और टीम होती है, वो टॉड कोलैब के घर जाती है उससे बात करने के लिए, और इसका घर उस प्रॉपर्टी से सिर्फ 20 मिनट की ड्राइव पर होता है टाउन में। वो इससे ये पूछने जाते हैं कि भाई केला का सेलफोन तुम्हारी प्रॉपर्टी पे क्यों पिंग कर रहा है। तो जब पुलिस इसके दूसरी टीम होती है ना, वो जो 95 एकड़ वाली प्रॉपर्टी पर गई हुई थी, उनको पता चलता है हमारा जो सर्च वारंट है ना वो साइन हो गया। वो सीधा फेंस क्रॉस करके उस एक्सेस रोड की तरफ जाते हैं और अंदर घुसना शुरू कर देते हैं इस फॉरेस्ट में। अब जैसे वो ड्राइव कर रहे होते हैं, वो अपना मैप निकालते हैं जिसपे केला की लास्ट लोकेशन का एस्टिमेट बना हुआ था इस प्रॉपर्टी पर, और ऐसा लग रहा था जो उसका लास्ट स्पॉट था ना वो एक क्लियरिंग में था। अब जैसे वो इस एक्सेस रोड पर ड्राइव करके जा रहे थे, उनको अपने सामने एक क्लियरिंग दिखाई देती है। मैप में भी उनको इसी टाइप की क्लियरिंग नजर आ रही थी, और जब वो इस क्लियरिंग में आते हैं तो रोड की लेफ्ट साइड पर इनको 2 ग्रीन बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं। लेफ्ट बिल्डिंग थी ना वो एक शेड लग रहा था जहां पर बंदा टूल्स रखता है, जैसे हथौड़े, कुल्हाड़े, इस तरह की टाइप की चीजें, और इसके साथ ही राइट साइड पर एक शिपिंग कंटेनर पड़ा होता है जिसपे मेटल की चेन्स और 5 पैडलॉक लगे हुए थे इसको बंद करने के लिए। तो पुलिस फौरन सोचने लग जाती है कि कहीं केला तो नहीं है इन दोनों बिल्डिंग में से एक में, क्योंकि प्रोबेबली उसकी लास्ट लोकेशन तो यहीं की थी। तो फौरन ही पुलिस लेफ्ट वाली बिल्डिंग में जाती है, यही जो शैक वाला एरिया होता है, क्योंकि इसमें जाना आसान था, कोई ताले वगैरह तो लगे नहीं थे। और जब वो इसके अंदर जाते हैं तो कुछ खास नहीं होता, ना केला होती है, ना चार्ली होता है, ना कोई मोबाइल होता है, बस इसमें सिर्फ टूल्स ही पड़े होते हैं। फिर ये राइट वाली बिल्डिंग पे जाते हैं, इसी शिपिंग कंटेनर पे। इनके पास मेटल कटिंग सॉ होते हैं, बोल्ट कटर्स होते हैं, इसकी मदद से वो इन लॉक्स और चेन्स को काटना शुरू कर देते हैं। और फिर जब फाइनली वो इस दरवाजे को खोलते हैं कंटेनर के, ये बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं जो चीज इनको अंदर दिखाई देती है। Yes. Pull that one first. All right, let them get ready. Everybody, Come on, guys. All right. just jammed in here. That crowbar back. Where's that? Get that big crowbar. I need help. Where's that bar? Yeah, there you go. Watch out. Y'all move. Guys, watch out. Joey. Joey. Sheriff's officer. Sheriff's officer. I need to What? grab that Back up there, camera. just one. Are you okay? Grab what? Go. Do you have any weapons? Let me through, okay? What's your name? What's your name, Right here. Lauren.